हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों ने 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म ऑल द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी सारी एक्टिविटीज, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले तीनों ऑप्शंस पता होने चाहिए, हम लोग के चारों ऑप्शंस के बारे में। तो फोर्थ वन तो हम लोग के पास नन ऑफ अबव है। तो बेसिकली हम तीन ऑप्शंस को देखते हैं। फॉर ब्रेन क्या करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। मिड ब्रेन हमारा एक्टिव रोल प्ले करता है, एंटायरली वर्क करता है। एंड हिंड ब्रेन हम लोगों का क्या करता है, रीढ़ की हड्डी जो हम लोग की होती है ना, उससे कनेक्टेड होता है, जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वैसे मेरे अकॉर्डिंग टू आंसर हम लोगों का मिड ब्रेन होना चाहिए था, बट आपके अकॉर्डिंग टू आपके आंसर की, जो आप लोगों के आंसर की, उसके अकॉर्डिंग फोर ब्रेन। ठीक है, तो आप लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर ब्रेन हमारा क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ अ ब्रेन, तो मोस्ट एक्टिव पार्ट ब्रेन का होता है मिड ब्रेन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी पार्ट और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। जब हमारे पास क्या हो रहा है, जो शरीर के अंग है, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, उनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज में। तो साइज में जब इंक्रीमेंट होता है ना, जब साइज हमारा इंक्रीज होता है, तो हमारे किसके अंदर आता है, ग्रोथ के। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। ऑप्शन हमें सेंसरी मोटर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। तो हम लोगों के पास क्या है, मेमोरी से रिलेटेड में हमारे पास देखो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन वर्किंग मेमोरी कुछ होता नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों का करेक्ट हो गया है। ठीक है, now the next question is, to think more about the relationship between the object and background is called। ठीक है, एक रिलेशन है, to think more about the relationship between object and its background is called। तो हम लोग के पास ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन होती है, तो ये डेफिनेशन है आपकी होलिस्टिक थिंकिंग की। ठीक है, जब भी किसी चीज के ऊपर और उसके बैकग्राउंड के ऊपर जो रिलेशन बताया जाता है, वो किसमें बताया जाता है, होलिस्टिकली। तो यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होलिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जांपल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखो खाना चाहते भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, ओवरवेट हो रहे हैं। तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलता रहता है, तो ये हम लोग के पास कौन से टाइप का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ये अप्रोच अवॉइडेंस, मतलब हम करना भी चाहते हैं बट हम अवॉइड भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कई बार ओवरवेट की जगह, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में, ओवरवेट की जगह हम लोग को ओबेसिटी वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मोस्ट इजी क्वेश्चन। और ये कह सकते हैं कि यूटेट का फेवरेट क्वेश्चन, यूटेट बोलिए आप, सीटेट बोलिए, कोई से भी टेट एग्जाम्स देखिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हमें आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, विलियम स्टर्न ने हमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। देखिए हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे टर्मन। तो टर्मन ने हमें क्या दिया था, टर्मन ने हमें आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। टर्मन का पूरा नाम क्या था, लुइस टर्मन। ठीक है, तो टर्मन ने हमें क्या दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो आईक्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। दैट मीन्स आपको लिख के बता देती हूँ, MA/CA इंटू 100। तो ये हमें फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। रोज ने क्या किया था, रोनाल्ड रोज जो थे, उनने मलेरिया की डिस्कवरी की थी।
ठीक है, उसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड लास्ट वन, बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट। इन्होंने क्या था, सबसे पहले हम लोगों को जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में जिन्होंने हमें बताया था वो भी हमारे कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट थे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ। ठीक है, इस टाइम पे हम लोग साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, किस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्तमान समय मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो किस चीज का हम लोग क्या मानते हैं, इसको विज्ञान मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पहले जो पढ़ते थे, तो पहले हम लोगों को क्या बताया गया था कि इसका रिलेशन किससे होता है, सोल से होता है। देन सोल के बाद हमारे पास आया कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आया, कॉन्शियसनेस आ गया हमारे पास। जब हमें ये मिल गया कॉन्शियसनेस, बट अब जब हम लोग यहाँ पे एट प्रेजेंट हम लोग क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह का है, इस टाइम पे हम लोग जो पढ़ते हैं साइकोलॉजी, हम एज अ बिहेवियर पढ़ते हैं, बिहेवियर के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को बस यहाँ पे सोल को कहा जाता है, देन कॉन्शियसनेस आ गया, एंड देन हम लोगों के पास आ गया बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी को सोल माना जाता था, आत्मा माना जाता था। देन फिर हम लोग को कॉन्शियसनेस, व्यवहार माना, सॉरी, देन फिर उसके बाद चेतना माना गया, कॉन्शियसनेस, एंड नाउ एट प्रेजेंट बिहेवियर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, इनमें से कौन सा मेथड हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो MMPI। MMPI हम लोग के पास क्या है, कोई भी हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट। अब टीचर्स जो होते हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, ही मे स्टैंड फर्स्ट इन हिज एग्जाम, क्लास में फर्स्ट आने के लिए, डेफिनेटली नहीं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली तो ऑप्शन ए तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ही मे डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग थ्रू इट्स हेल्प, तो पॉजिटिव पॉइंट है। इट मे फील सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। इट मे इम्प्रेस अदर्स, डेफिनेटली नहीं, ना उसे इम्प्रेस, ना ही टीचर को क्या करना होता है, किसी को इम्प्रेस करना होता है, ना ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए टीचर फाइल करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। इनफैक्ट टीचर जो होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी इसलिए करता है ताकि क्या करे, वो अपनी स्टडी जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो एक इफेक्टिवनेस ला सके, आप समझ सको बच्चे को किस तरीके से, नए नए तरीके से आप पढ़ा पाओ, है ना, बच्चे किस तरीके से आपकी बातों को समझ सके, आप उस चीज को एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ, आप सीखते हो, अपने अंदर एक नई क्वालिटीज लेके आते हो, आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a child is getting spoiled in bad company, what would be your duty as a teacher? अगर कोई बच्चा है वो स्पॉइल बन के बिगड़ रहा है कहीं गलत कंपनी में जाके, ठीक है, गलत लोगों के बीच में जाके, कुछ संगति में जाके, तो आप क्या करोगे, एज अ टीचर आपकी ड्यूटी क्या है, टू कॉन्टेक्ट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताओगे, इग्नोर हिम, इग्नोर कर दोगे, टू काउंसिल हिम बाय टेकिंग हिम इन कॉन्फिडेंस, एंड टू स्कोल्ड हिम। ठीक है, या आप उसे डांटोगे या बच्चे को काउंसलिंग करोगे, समझाओगे। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, बच्चे से अच्छे से बात करेंगे, बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे और बच्चे को समझाएंगे कि नहीं बेटा आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को करना है कि बच्चा क्या हो, इरिटेटेड फील ना करे, बच्चे को ये ना लगा कि नहीं मुझे लेक्चर मिल रहा है, तो बच्चे को बहुत प्यार से आपको क्या करना होगा, चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हमारी कौन से स्टेज में होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सेंसरी मोटर, सेकंड हमारा प्री ऑपरेशन, थर्ड कॉन्के, एंड द लास्ट वन फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशन में। नाउ द नेक्स्ट वन, एन इंटेलिजेंट टेस्ट मे बी फुली वर्बल, fully non-verbal or fully performance based, or it may consist of a mixture of items from each category. This statement is, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या है, वर्बल भी हो सकता है, फुली नॉन वर्बल भी हो सकता है, या इन सब चीजों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट या गलत है, डेफिनेटली करेक्ट है। तो हमारे पास हम किसी भी तरीके से टेस्ट लिया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्सनैलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स।
पर्सनैलिटी को हम लोग कैरेक्टराइज, आपको बताना है कौन सी विशेषताएं इसमें होती हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स हो जाएंगे पर्सनैलिटी के. इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट. इट इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन individual. And the third, its main features do not easily change with time. ठीक है, तो हम लोग देखें जो हम लोग की पर्सनैलिटी होती है फिजिकली और साइकोलॉजी कंपोनेंट दोनों पे डिपेंड करती है, तो हमारे पास ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही. इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड फेयरली यूनिक इन अ गिवन. डेफिनेटली जो पर्सनैलिटी होगी वो यूनिक होगी ना, हर पर्सन की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है. इट मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज. इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. तो तीनों ही पॉइंट्स हम लोग के पास करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू. आई होप गाइस आप सभी को समझ में आई होगी चीजें. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.